सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जैक 2016 का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन पेपर। डियर फ्रेंड्स, आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो आप इन पेपर्स को ज़रूर देखें। और थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, जो वीडियो में आपको एक बैकग्राउंड साउंड आ रहा है जो वो दिक्कत कर रहा होगा, ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, हमारे ऑफिस के बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है और वो ऑफिस के बाहर काम चलने की वजह से जो मशीन की आवाज़ है वो ज़्यादा आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज़ अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके दो जो इकोनॉमिक्स में मेन चैप्टर्स हैं या जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, माइक्रो में से आता है और मैक्रो में से आता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़। जब आप बीबीए या एमबीए करने जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगी और बहुत ही वाइड रेंज में पढ़ाई जाएंगी। फ़िलहाल आपको शॉर्ट रेंज में ही इसको पढ़ना है। तो अगर आपका मूड अच्छा है कि आप बीबीए या एमबीए करना चाहते हैं तो आप जो इकोनॉमिक्स को बढ़िया से पढ़ें, आप उसका बेसिक बढ़िया से तैयार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से भी जो यह क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं है सेंट्रल प्रॉब्लम। पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हाट डज ए मोनोपोलिस्ट मार्केट सोज, तो आंसर हो जाएगा डी। इसका भी कुछ भी नहीं, यानी कि आंसर्स आपके डी ही आ रहे हैं 2016 में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन पेपर में डी ही आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप में है, इसका छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक, तो आपको बताना है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्शन, आपको बताना है एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है औसत उत्पाद, और ये होता है टोटल प्रोडक्शन अपॉन उत्पादन का साधन, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन 2009 में आ चुका है और इसमें आपको क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स विद सूटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9th में, तो इसमें है व्हाट इज़ मीन बाई परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपने, मैं जो 2015 क्वेश्चन पेपर डालूंगा उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए, मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार कारकों को बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोबारा पूछे जाने वाला है मेरे हिसाब से। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको सब कुछ पढ़ना है। आप अच्छे मार्क्स लाइए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये होता है कि आज से अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप किसी टीचर पे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आंसर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में सीमांत लागत की परिभाषा आपको देना है और इसका औसत लागत से संबंध भी समझाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है। डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर है, आप आराम से देख लें। और इसका एक कर्व है, जो एक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जब इकोनॉमिक्स की बात आती है जहाँ पर कर्व से आप कुछ समझा सकते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूर्ति का विनिमय क्या है, 2 उदाहरण, इसे उदाहरण एवं रेखाचित्र से समझाइए। देखिए फिर से वो चाहता है एग्जामिनर कि आपको चित्र सबसे ज़्यादा है, यानी कि कर्व प्लॉट करना आपको सबसे ज़्यादा है। कर्व ही मेन जो है की है आपके सक्सेस की। तो यहाँ पूर्ति का नियम लिखना है, उसके बाद में आपको कर्व देने हैं, कर्व दे करके आपको समझा देना है। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एकाधिकार एवं एकाधिकारात्मक प्रयोगिता में भेद के 2 बिंदु समझाइए। तो आपको मोनोपोली और मोनोपोलिटिस्ट कंपटीशंस जो हैं उनके बारे में बताना है। तो हमेशा जब भी आप कोई डिफरेंस बताएं तो टेबल बना के ही बताएं, सबसे बेस्ट होता है। एक भी नंबर नहीं कटता कभी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटीड है। कभी भी आपको डिफरेंस पूछा जाए हमेशा
टेबल बना के बताएं। बिना टेबल के आप बताएंगे आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर समझ नहीं पाता। आप पहला पॉइंट और दूसरे का पहला पॉइंट जब लिख रहे हैं, आप डिफरेंस कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या बताने वाले हैं। और सामने सामने रहते हैं अगल बगल में, तो सामने सामने दिख जाता है कि इसमें ये डिफरेंस है, उसमें वो डिफरेंस है, आपको भी लिखने में आसानी होगी। 14 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्कस इस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। 2013 में आ चुका है और 2016 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आप जो 2016 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो इसमें इसका आंसर आपके सामने है, आप आराम से इसको पढ़ लें, क्योंकि मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी होगी, और प्लस मैं बताऊंगा, मैं केवल आपको पढ़ के बताऊंगा, और आप जब इस आंसर्स को देखेंगे तो आप इसको समझेंगे। तो हमेशा किसी आंसर्स को देखने से पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको कोई भी डाउट है, कमेंट है, तो आप हमें कमेंट के रिगार्डिंग बिल्कुल बिंदास होकर कमेंट करिए। चलिए, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस स्टाइल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी है ना, थोड़ा सा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ तक तो अच्छा लगा, अब तक तो सही क्वेश्चन पेपर था 2016 का। अब 16वें क्वेश्चन पे आज बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम। बाजी वाह, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आया इस बार तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर में। और इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2000 आने वाले ले हाँ, इस वाले में आने वाले हैं। चिंता मत करिए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए और तैयारी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा, इस तरह से आपको सॉल्यूशंस देने हैं। देखिए, पढ़िए लेकिन मज़े में पढ़िए। अगर मज़ा, देखिए लाइफ क्या है, लाइफ तो हमेशा आपको कंपटीशन देता रहेगा, कभी खाने की चिंता, कभी कमाने की चिंता, बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंताएं छोड़िए, थोड़ा सा अपने फील्ड में आगे बढ़िए। आपका फील्ड ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद में आज ये और ऑप्शन आया था, इसमें बाज़ार को परिभाषित करना था, आपको मार्केट को डिफ़ाइन करना था। उसके बाद में उन 4 आधारों को समझाइए जिन पर विभिन्न बाज़ारों को परिभाषित किया जा सकता है। वो आपको वो बेसिस भी बताने हैं जो मार्केट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके जो बाज़ार हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, और उसका वर्गीकरण कर दिया गया है, किस किस आधार पे उनको माना गया है, और इसके आंसर्स इस तरह से यहाँ पर हैं। चलिए 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका जो है क्वेश्चन बी ग्रुप में आ जाते हैं, तो इसमें फिर मल्टी चॉइस वाले आ गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू विच मेथड कैन वी विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक। अरे बाबा, किसी से भी विड्रॉल कर सकते हो। बैंक से करना है तो एटीएम तो होगा ही नहीं, और विड्रॉल फॉर्म से आप कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल फॉर्म आपका आरोहण पत्र होता है। और सबसे अच्छा जो विड्रॉल फॉर्म आपको करना है, वी कैन विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन है, इसमें विड्रॉल फॉर्म भरना है, या चेक करना है, या एटीएम करना है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो आप किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो निकालने के लिए इनमें से सभी हैं। उसके बाद आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये क्वेश्चन दोबारा आएगा पक्का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा, द कॉमर्शियल बैंक। वैश्विक बैंक कौन सा है, या मतलब ये क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सब कुछ करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित रहता है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा सभी। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आपको बताना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। उसके बाद में 22वें क्वेश्चन की बात करें तो आय को परिभाषित करना है आपको, डिफाइन नेशनल इनकम। उसके बाद में हम 23वें क्वेश्चन की बात करें, हु सप्लाइज मनी, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा, मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है आपका। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, आपको बताना है, एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अगर डायग्राम नहीं आता तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला भी अगर नहीं आता तो फिर तो क्या हो सकता है बताइए। और कभी भी आपको मैं एक टिप दे देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी एक बिंदु आता है तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दीजिए। चाहे आपने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, उसका और पार्ट भी अटैम्प्ट कर दीजिए। अगर और पार्ट में भी आपको दिक्कत होती है तो उसका मेन पार्ट आप अटैम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जब
एग्ज़ामिनर चेक करेगा तो उसको कहीं क्वेश्चन का आंसर में आपको मार्क्स देने हैं तो वो ढूंढेगा कि आपने कहाँ सही लिखा है, और वही एक तरीका है जहाँ पे आप बचेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको इसमें क्या करना था, स्फीतिक अंतराल की परिभाषा आपको देनी है। इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है उसको आपको परिभाषित करना है। लोचक पूर्ण परिवर्तित ये लोचक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पक्का इस बार आएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वाला। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं कह सकता मैं, पर लोचक वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। 27वें क्वेश्चन के बाद में 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वाह जी वाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार गवर्नमेंट बजट बहुत निकले हैं, तो इस गवर्नमेंट बजट के बारे में आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर कर लें अपने आप को। और इस तरह से आपका जो है ये आंसर है। और 2010 का जो क्वेश्चन था 29वां था, और 2016 में पूछा गया एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ये क्वेश्चन भी आपका इस बार आएगा, चिंता मत करिए, मैं आपको सब बता रहा हूँ, एकदम बिंदास रहिए, बस पढ़ते रहिए। उसके बाद में ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऐसा नहीं, आपको और भी पढ़ना है। लेकिन इनको जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इन पे फोकस आपका मेन रहना चाहिए, मेन फोकस। ठीक है ना, अगर इनमें से एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है तो बाकी क्वेश्चंस आप इसके ऑप्शंस में लिख सकते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 2012 और 2013 में पूछा गया था, और 2016 क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यानी तीसरी बार पूछा गया है। केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, आपको करना है। लेकिन इतना हाँ, आरबीआई का है तो आरबीआई से में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आएगा। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ नेशनल इनकम, डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये जरूर आएगा, 2014 में आ चुका है और 2016 में भी आ चुका है। 32वें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। हाँ, ये बताइए विनिमय दर क्या होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है। इसके बाद में आ जाइए, इसका और ऑप्शन आया था कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य बात है बताइए। व्हाट डिस्कस द फीचर्स ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की एक थ्योरी दी थी। जब आप बड़े होंगे, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बट आपको अभी फिर बेसिक पढ़ना है तो बेसिक पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बने रहें इस चैनल के साथ, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे आपका हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।